जय माता दी। दर्शकों, मैं भी गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। चलिए दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर एपिसोड में हम कोई ना कोई अहम विषय लेकर आप सभी के समक्ष आते हैं। तो आज भी कुछ ऐसी ही बातें हम आपके समक्ष दोबारा से करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हवन यज्ञ के बारे में। हवन यज्ञ करने से कितना ज्यादा लाभ मिल सकता है, कितनी ज्यादा हानि पहुंच सकती है, आज हम यही सारी जानकारी आपको देंगे। और यही सारी बातें बताने के लिए हर बार की तरह स्टूडियो में आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य रमित मलिक जी। बिना देर किए सबसे पहले करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, एक और अहम विषय लेकर हम सभी दर्शकों के सामने हैं आज। और आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अक्सर हमने सुना है कि हवन यज्ञ अगर हम करते हैं तो उससे जैसे अगर हम किसी नए घर में जाते हैं और वहां पे हमने हवन किया है तो सुख शांति मिलती है और शुभ माना जाता है। लेकिन लोगों के मन में ये भ्रांतियां फैल गई हैं कि अगर ऐसा करते हैं तो हमारे ग्रह हमें पीड़ित करने लगते हैं। ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? मैं तो आपका प्रश्न सुनकर काफी परेशान हो गया कि ऐसे भी किंवदंतियां अगर लोगों के जहन में आ रही हैं कि हवन यज्ञ घर में करवाने से सुख शांति की अपेक्षा घर में लगातार परेशानियां आ जाती हैं, तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। सनातन धर्म के जो विशेष एक फलकारी हवन यज्ञ की बात हमारे शास्त्र कहते आए या हमारे पूर्वज हमें बताते आए, या घर के शुद्धिकरण के लिए खास तौर पर जो सामग्री हवन सामग्री के तौर पर प्रयोग होती है, उसमें कैसी कैसी दिव्य जड़ी बूटियां जो है उसमें डाली जाती हैं, उसके धुएं मात्र से कई व्याधियों का नाश होता है। आज उसके खिलाफ भी लोग बोलने लग गए कि ऐसा हवन यज्ञ घर में कराने से समस्याएं और चिंताएं पैदा होती हैं। ये बात बहुत अधिक गलत है। किसी भी प्रकार से किसी भी हवन यज्ञ को करवाने से घर में कोई परेशानी या अशांति का वातावरण पैदा नहीं होता। इसलिए इस मामले के प्रति अपने आप को पूर्ण तौर पर स्पष्ट रखें कि जब भी आप अपने घर में हवन यज्ञ करवाना चाहें, आप उचित मुहूर्त में आप निश्चित तौर पर सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा अगर अपने घर में हवन यज्ञ करवाते हैं उसका कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोगों के यहाँ आना जाना होता है, बहुत सारे नई नई चीजों का जब इन्वेंशन होती है तो आजकल एक नई चीज और भी चल पड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक हवन कुंड। अर्थात केवल सॉकेट लगाओ और उस छोटे से हवन कुंड में आप सामग्री डालो तो पूरा घर जो है वो उस खुशबूदार चीज से या जो हवन सामग्री उसमें डाली जाती है उससे महक उठता है। और मैंने नहीं देखा किसी के यहाँ कोई ऐसी शिकायत कर रहा हो कि हमने जब से हवन करना शुरू किया हमारे यहाँ परेशानी शुरू हो गई। हवन यज्ञ करते हुए पहले मैं पिया जी से ही प्रश्न पूछ लूंगा कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा। उनके प्रश्न आएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा और फिर वो भी उत्तर दूंगा कि किन लोगों के लिए यह समस्या बन सकती है। आप निश्चित तौर पर यह जाने कि अगर विधि पूर्वक और सही ढंग से साफ सुथरा स्वच्छ होकर हवन यज्ञ किया जाता है तो उसका कोई नुकसान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल आचार्य जी। आचार्य जी, वैसे तो आपने जो बात अभी हमारे दर्शकों को बताई है हवन यज्ञ के बारे में, इस बात से अभी भी मुझे संतुष्टि बिल्कुल नहीं पहुंची है, क्योंकि मेरे जहन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं हवन यज्ञ को लेकर बहुत सारे हैं। लेकिन फिलहाल कॉलर्स हैं हमारे साथ, चलिए पहले इनसे बात करते हैं। हम राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। जय माता दी। राकेश जी, आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ बताइए। माता दी मैम, जय माता दी। जी जी, जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 दोबारा से बोलिएगा। 13 अक्टूबर 13 जी। टाइम बताइएगा। टाइम 7:45 सुबह। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ मैडम, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, खराब होता है जी। और दूसरा प्रमोशन का केस लगा हुआ है, रिजल्ट क्या है? आवाज जय माता दी। राकेश जी, आपका एक प्रश्न तो समझ आया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, दूसरा प्रश्न आपका समझ नहीं आया अभी। मेरा सर कोर्ट में केस पड़ा हुआ है मेरे प्रमोशन का, उसका मैं जानना चाहता हूँ कि उसका डिसीजन क्या होगा। अच्छा, कोर्ट केस चल रहा है प्रमोशन को लेकर, आपने अपील की हुई है? हाँ सर, मैंने डाला हुआ है। और कब उसका फैसला एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड सर, वो अभी उसका जो डिसीजन आने वाला है वो 12 मई को आने वाला है। 12 मई को? मतलब 12 मई को? जी जी। ओके, सबसे पहले तो आपका जो तुला लगन और सिंह राशि है, दो बातें आपसे मैच करना चाहता हूं। पहली बात तो ये मैच करना चाहता हूं कि आज तक राकेश जी, आप देखिए, ना मैं आपको जानता हूं ना पहचानता हूं, फोन के माध्यम से हमारी लाइन माता रानी ने जोड़ी है,
इसलिए बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताना, अगर उसका जवाब पता हो हाँ या ना, या कहना नहीं पता। कोई ऐसा पारिवारिक रिश्तेदार आज तक हुआ है जिसके चरित्र को लेकर या जिसकी हेल्थ को लेकर मन बड़ा परेशान रहता हो, लेकिन उस परेशानी को बहुत सारे लोगों से डिस्कस करना ही छोड़ दिया, लेकिन जैसे उसके कहते हैं कि भगवान का एक प्रसाद है, जैसा है वैसा सोचकर मानकर चल रहे हैं कि अब उसके बारे में शिकायत करने की भी आदत नहीं रही। कोई एक ऐसा पारिवारिक सदस्य? नहीं गुरुजी, मालूम नहीं ऐसा। अपने ददीहाल ननिहाल में ऐसा कोई पारिवारिक रिश्तेदार ऐसा नहीं है जिसके चरित्र को लेकर बातें उठती हों, लेकिन हमने उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया? या कोई एक ऐसा है जिसके हेल्थ की लगातार समस्याएं रहती हैं, अब समझ लिया कि वो तो ठीक ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा कोई ध्यान में नहीं आ रहा? नहीं गुरुजी। ओके, एक बात ये जाननी जरूरी थी आपसे। दूसरी बात ये जाननी जरूरी है राकेश जी, जो लाइन ऑफ एजुकेशन आपने अपने विद्या पक्ष में प्राप्त की थी, फर्स्ट लाइन जो पहली विद्या पक्ष आपने प्राप्त किया, वो काम नहीं आई, वो लाइन बीच में छोड़कर किसी और लाइन की तरफ जाना पड़ा था क्या? नहीं गुरुजी, लाइन तो सेम है। सेम लाइन है जी। ओके, दोनों बातें मैंने आपसे जो मैच करनी थी वो मैंने आपसे पूछ ली कि ये जो आपका कंफर्म है ना कि 10th +2 के बाद क्या शुरू किया था, उसी लाइन को अपना करियर बनाया है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, जन्मपत्री में आपके राहु ग्रह जो है भाग्य स्थान में बैठे हैं। दोनों ही प्रश्नों के उत्तर जब आपके संकेतों के रूप में नहीं मिल रहे, तो इसका अर्थ यह है कि आपका प्रमोशन का काम निश्चित तौर पर होने का वक्त आ गया है। आपको व्यवधान वाली सिचुएशन अब इस समय में किसी प्रकार से समस्या और चिंता का कारण नहीं बनेगी। यह खुशखबरी है आपके लिए कि इसी हियरिंग में, अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि इस मई में हियरिंग हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर आपका वो फैसला आपके फेवर में आएगा। मई में हो या आपके बर्थडे से पहले पहले कभी भी उसका फाइनल उत्तर आए, वो आपके लिए पूर्ण तौर पर फेवर में रहने वाला है। लेकिन प्रमोशन विद चेंज ऑफ प्लेस संभव रह सकती है, इसलिए एक बात का तो ये आपको लाभ जीवन में मिलना तय है। दूसरी बात, आपने कहा कि आपको तबीयत नासाज रहती है। जन्म पत्रिका के मुताबिक ये बात आप समझते होंगे कि आपके तीसरे घर की और छठे घर की दशा चल रही है आपके ऊपर। और आपके माध्यम से मैं अपने सब दर्शकों को यह बता दूं कि जिसकी भी जन्म पत्री में तीसरे, छठे, 8वें और 11वें की दशा आए, या मारक स्थान 2nd और 7th की दशा आए, तो उनके लिए तबीयत को लेकर परेशानी का बढ़ना संभव हो जाता है। खास तौर पर पेट, लिवर इंफेक्शन, घर के किसी सदस्य को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और गठिए की समस्याओं के प्रति सचेत रहने की ज्यादा जरूरत होगी। और किसी भी प्रकार से रोग जल्दी डायग्नोज नहीं होता, बार बार डॉक्टर्स और मेडिसिन चेंज करके भी फर्क पूरी तरह से नहीं पड़ता है। जी जी गुरुजी, यही है, यही समस्याएं हैं। जी जी जी। संकेत आपके मिलने जरूरी थे। आपने एक बात और मैं आपसे राकेश जी करना चाहता हूं कि राहु में जो गुरु की दशा है, इस मुताबिक एक बात और ध्यान रखना कि अगस्त 2013 जो बीती थी, वहां से लेकर फरवरी 2015 तक के समय काल के अंदर आपके घर का कोई गोल्ड निश्चित तौर पर चोरी होना, बिकना, या कोई गुम होना, या पॉकेट कटना, मतलब कोई कॉस्टली चीज या महंगी वस्तु का इस समय में नुकसान होना तय है। पहला उपाय तो आपने ये करना है कि आप अपने घर में अपने मिसिस को बोल दीजिए, जब भी दही जमाएं तो वो मिट्टी के बर्तन में जमानी है, स्टील या किसी क्रोकरी में नहीं जमानी दही। समझ गए? और दूसरी बात, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने घर में खास तौर पर आप 4 तरह के अनाज जो है वो मिक्स करके रखो। लोग सतनाजा डालते हैं पक्षियों को, आपने केवल 4 तरह के अनाज मिक्स करने हैं। कौन कौन से? गेहूं, मक्की, ज्वार और काले चने। ये 4 चीजें आपने मिक्स करनी है। ये आप पक्षियों को डालने का नियम बनाओ, खत्म होने वाला हो और डाल दो, खत्म होने वाला और डाल दो। और जो हलवाई बेसन की जो सेवइयां बनाते हैं वो कौओं के लिए डाला करो। अच्छा, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे दर्शकों सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं हवन यज्ञ को लेकर। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आपको देना है, जिनके बारे में भी आपको बताना है। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप सभी के जहन में कोई भी सवाल उठ रहा है, किसी भी बात का जवाब जानना चाहते हैं, तो बिना देरी किए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी का मार्गदर्शन लेके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और करेंगे आपकी परेशानियों को दूर, तो बने रहिए हमारे साथ। इतने अचूक उपाय, मैं तो कायल हूँ इस पुस्तक का। एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली। छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ।
और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब आचार्य जी, आगे बढ़ने से पहले, टॉपिक पे वापस आने से पहले कॉलर आ गए हैं, बात करते हैं इनसे। हरविंदर जी हैं मुंबई से। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी हरविंदर जी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उसकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रही है। डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1994। टाइम बताइएगा। 8:15 शाम के। जन्म का स्थान दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं? मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही। 6 महीने पहले इसकी शादी की है मैंने जी। जय माता। इसका घर वहाँ चलेगा या नहीं? जय माता दी हरविंदर जी। जय माता दी आचार्य जी। मैं कुंडली को देखकर परेशान हो गया, इसलिए क्योंकि इसकी जन्म पत्रिका के अंदर बहुत सारी डिटेल जो बात मैंने 2-4 हफ्ते से मैं करता आ रहा हूं कि जब भी कुंडली के 6ठे घर का कनेक्शन 7वें घर के साथ जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर डिवोर्स या रिश्ता टूटने की नौबत आती है। या तो रिश्ता टूटता, या अगर रिश्ता नहीं टूटा था, पहला ही रिश्ता जो आपने किया वो सिरे चढ़ा, तो फिर निश्चित तौर पर विवाह टूटने की संभावनाएं दर्ज हैं इसकी पत्रिका के अंदर। और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा कि गुरु और शुक्र इसकी कुंडली में वंश दोष इकट्ठे 7वें घर में ही बना रहे हैं। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर राहु ग्रह का 7वें घर में असर है गुरु के साथ, जिसे गुरु चंडाल योग कहा जाता है। इस बेटी की पत्रिका के अंदर तो निश्चित तौर पर ये जाने, माफी चाहूंगा इस बात को कहते हुए, लेकिन इस जगह इसका पारिवारिक जीवन बस पाना असंभव है। इसलिए रेदर देन टाइम बहुत अधिक उसके बारे में खराब करें कि बार बार इसको भेजें, फिर आप इंतजार करें कि अब इसके प्रति क्या बिहेवियर है इसके हस्बैंड का, और फिर उसमें 6-8 महीने बाद फिर वही नौबत आए, फिर उसके बाद अगला कदम उठाएं। इससे बेहतर यही है कि इस बच्ची को पूर्ण तौर पर उसकी जिंदगी किसी भी प्रकार से खराब करने की अपेक्षा अपने पर्सनलाइज जिंदगी को इस समय करियर ओरिएंटेशन के रूप में इसको बढ़ाना चाहिए। इसकी जन्म पत्रिका के अंदर एक्चुअल तौर पर यह लिखा था कि 23 वर्ष से पहले तो इसकी शादी होनी नहीं चाहिए थी। नवंबर 2017 के बाद इस जातिका के जीवन में सुखद स्थितियां जीवन में बननी संभव हो पाएंगी। 2 बातें मैं जानना चाहता हूं इसके रिलेटेड। हो सकता है पापा होने के नाते शायद आपको पता है या नहीं, इसको पानी की प्यास कितनी लगती है? इसको पानी की प्यास नॉर्मल से ज्यादा है या रूटीन के जितनी एवरेज है? पानी तो कोई ज्यादा तो नहीं पीती जी। रूटीन जितनी है बस उतनी एवरेजली पीती है जी। ओके। दूसरी बात, जब भी कभी आप लोग इकट्ठा खाना खाने बैठते हो तो आपको लगता है कि ये बहुत कम खाना खाती है? हाँ जी, बिल्कुल कम खाना खाती है जी, नाम मात्र। ओके। 2 बातें। तीसरी बात, आपको ऐसा लगता है कि इसका फेस जो है, फेस में माथा इसका चौड़ा और चिन्ह पतली है, मतलब इसका त्रिकोणा सा फेस है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। जो संकेत इसकी पत्रिका के मुताबिक मुझे मिलते हैं उसके मुताबिक निश्चित जानिए हरविंदर जी, इस जातिका के लिए, इस बेटी की ग्रह चाल के अनुसार उस घर से आपका कनेक्शन कटना ही जीवन में इस जातिका की जिंदगी का भाग्य है। कोशिश करें कि आप बैठकर सिटिंग करके पूर्ण तौर पर इस मामले को निपटा लें और इसके लिए इसको करियर ओरिएंटेशन में आगे बढ़ाएं। इसके लिए 2017 नवंबर के बाद सिचुएशन अच्छी आनी है। उसका जीवन कैसे सुखद करना है उसके उपाय मैं आपको बताता हूं जी। हरविंदर जी, सबसे पहला और जरूरी बात तो ये कि इसका मंगल 4थे घर में है, इसे मांगलिक कहा जाता है। हाँ जी। अब मांगलिक का शादी मांगलिक से हो तो भी कोई जरूरी नहीं होता कि पारिवारिक जीवन बसेगा, क्योंकि और कई सारे फैक्टर देखने होते हैं। आपने जहाँ शादी की थी लड़का मांगलिक था क्या? मांगलिक था जी, वो सारे फैक्टर देखे थे, इसीलिए आपसे संपर्क किया। किनसे मिलवाई थी पत्रिका आपने? आप जानते हो, बता रहे हैं आप, 1 नहीं 4 जनों ने सही कह दिया था। अच्छा,
तो इसकी लेने के बाद ये 23 साल वाला नहीं आया था सामने मेरे। अच्छा, आपको उस लड़के का डेट ऑफ बर्थ याद है? याद नहीं जी, लिखा हुआ है, लिखिए 9 फरवरी 87। 9 फरवरी 87, 8:15 बजे सुबह दिल्ली। 8:15 सुबह दिल्ली के। जी ठीक है, मैंने इसकी पत्री खोल ली और इसकी पत्रिका के अंदर कुंभ लगन है और इस कुंभ लगन के मुताबिक और मिथुन राशि के मुताबिक ये बच्ची के जो पत्रिका लगन इस लड़के की पत्री है, शुक्र इसके 11th हाउस में बैठे हैं और सूर्य इसके जो 7वें घर के स्वामी ग्रह है वो जाकर बैठे हैं 12वें घर में। ज्योतिष को साधारण तौर पर समझने वाले व्यक्ति भी समझ गए होंगे कि इस लड़के की पत्रिका के अंदर भी शुक्र विवाह का कारक और 6ठे घर का स्वामी चंद्रमा आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट में हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेट सही कर रहा हूं तो इस लड़के का या तो खाने पीने की कोई गलत आदत और व्यसन बनना भी संभव रहेगा या इस जातक के लिए जीवन में कोई ना कोई रेगुलर मेडिसिन की अवस्था भी संभव रहेगी। लड़की से तो इसकी प्रॉब्लम रहनी ही रहनी है। ससुराल के लोगों को, मतलब आप लोगों के बारे में भी वो बहुत गलत बयानी करने में किसी भी तरह से पीछे नहीं हटने वाला। इस जातक की गुरु में केतु की दशा चल रही है, अतः यह मामला मुझे इसकी कुंडली के मुताबिक भी सही सेटल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। रिश्ता यहां पर किसी कीमत पर टिकने वाला नहीं है। अगर इस लड़के की हाइट लगभग 5 फुट 6-7 इंच से ज्यादा है तो फिर ये पारिवारिक जी 5-6 ही है, 5 फुट 6 इंच के करीब ही है। इसका पारिवारिक जीवन नहीं बसेगा। ठीक जी, लड़की के बारे में अब हमें दो सही मार्गदर्शन, हम क्या करें? इसकी जो पत्रिका है बेटी की, अब मंगल में राहु की जो दशा चल रही है, इसको करियर पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसी तरह से कोई आइलेट्स वगैरह करवा के और इसकी एजुकेशन से संबंधित अगर विदेश भेजने का सामर्थ्य रखते हैं तो इसे जिंदगी में जरूर विदेश की तरफ आप इसका रुख करिए। इसको भाग्योदय वहीं से प्राप्त होना संभव रहेगा। और बाकी एक और मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इसका कोई कोर्ट केस डालें या बाहर के बाहर फैसला हो जाएगा वहां? देखो, बाहर से ही फैसला कर लीजिए, क्योंकि अगर कोर्ट केस में उलझे रखिएगे तो बाहर विदेश जाने में इसको भी तब तक नहीं भेज पाएंगे जब तक केस नहीं खत्म होगा। हाँ बिल्कुल, केस नहीं खत्म होगा, नहीं भेज पाएंगे। आराम से बैठकर सोल्यूशन कर लीजिए, आपकी बातों की सुनवाई होगी, इस बेटी की सुनवाई होगी। आप पंचायती तौर पर जो फैसला करेंगे उसी का नतीजा इस जातिका को जीवन में शुभ रहेगा। इसको करियर ओरिएंटेड बनाएं लड़की को। बिल्कुल। हरविंदर जी, यहाँ पर 2 मिनट में आपसे बात करना चाहूंगी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हरविंदर जी, सबसे पहले ये बताइए, आचार्य जी ने आपको जो भी मार्गदर्शन दिया है, जो भी बातें बताई हैं, उन बातों के बारे में क्या आप पहले से आपने कभी किसी से ये सारी बातों के बारे में सुना है, जाना है? संतुष्ट हैं जी, इनकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है जी। आचार्य जी, अब देखिए मैंने बहुत बढ़िया, इसीलिए मैंने कॉल किया। इन्होंने जो बताया बिल्कुल जेन्युइन बताया मेरे को। बिल्कुल। तो चलिए, अब यहाँ पे आपको मार्गदर्शन मिल गया है, आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको अपनी बेटी के लिए क्या फैसला करना है और उनके लिए कितना वो फैसला ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आचार्य जी के मार्गदर्शन के साथ ही जाइएगा और उसके बाद देखिएगा कि कैसे आपकी बेटी के जीवन में बहुत सारी खुशियां सही समय पर दस्तक देंगी। आचार्य जी, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे हरविंदर जी ने अपनी बेटी की शादी अभी 6 महीने पहले ही की है, आपने अभी एक बात बोली थी कि 23 साल से पहले इनकी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। हम लोग हमेशा इसी भ्रम में रह जाते हैं। हमारे माता पिता शादी के लिए जाते हैं इधर उधर, ज्योतिर्विद को हमारी कुंडलियां दिखाते हैं, तो ये बातें हमें कोई और क्यों नहीं बताता है? देखिए क्या है, जन्म पत्रिका को एक्सक्यूज मेकर बहुत मिल जाएंगे। मतलब जब जन्म पत्रिका के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आप जन्म पत्री दिखाने जाओगे, बहुत सारे ज्योतिर्विद बहुत सारे एक्सक्यूज दे देंगे कि भाई इसकी पत्री में तो फला दोष था, इसकी पत्री में तो ये था। और जिसको कुछ नहीं आता तो वो कम से कम यही कह देता है कि काल सर्प दोष था, कह देता है गंड मूल दोष था, कसूर किसी और का ना निकला तो मंगलीक का निकाल दिया। मतलब कुछ ना कुछ बहानेबाजी लोग ये बात आके हमें बोलते हैं। मैं अपने मन से ये बातें नहीं कह रहा हूं कि गुरुजी बहुत सारे लोगों को पत्री दिखा ली थी, जैसे अभी हरविंदर जी ने कहा कि मैंने 4 लोगों को पत्री दिखाई, चारों ने ओके की थी पत्री। तो फिर इनका विश्वास अब ज्योतिष पे कहां टिकेगा? सही बात है, क्योंकि 4 लोगों ने इनकी जन्म पत्रिका को ओके किया था, इन्होंने वहां शादी की। अब अगली बार इन्हें कोई कहेगा ना कि कुंडली मिलवा लो, बिल्कुल, तो ये उसके साथ 2 अपशब्द भी बोलेंगे कि अरे मैंने पहले बहुत कुंडलियां मिलवा ली, तब कौन सा अच्छा रहा जी। और इन्हीं बातों को लेकर ही ज्योतिष में आज वो वक्त आ गया, जिस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और काउंसिल है, उसी तरह से वक्त आ गया है कि एस्ट्रोलॉजी की भी एक काउंसिल बने। जो भी ज्योतिष पढ़े वो अब पोथी पंडित वाला काम या कुल की परंपराओं के आधार पर दादा
ज्योतिष करते थे तो पापा ने किया, पापा ने ज्योतिष किया तो बेटे ने किया, ये अब कुल वाला काम नहीं रहा है। अब इसको पढ़ने वाली स्टडी के तौर पर जाने और उसके बाद इसकी काउंसिल एक बनी हो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड, जो उनको पास करे, उसके बाद लोग ज्योतिष करें, क्योंकि इसमें भी रूल्स हैं, इसमें भी थ्योरीज हैं, इसमें भी प्रैक्टिकल्स हैं। उन प्रैक्टिकल केसेस को जब सामने लाया जाता है तो बातें क्लियर होती हैं। अब जब ऐसे केस सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक आपके रिसर्च का विषय बन जाता है कि 4 ग्रह, हम उसे हमेशा कहते हैं चतुर चंडाल होते हैं, जिस घर में बैठेंगे उस घर के रिलेशन का सत्यानाश करेंगे ही करेंगे जी। उस वक्त चाहे आपको लगे कि नहीं ये तो ज्योतिर्विद जो बात कह रहा है वो झूठ है। मेरे पास एक केस था, उसके 11th हाउस में 4 ग्रह बैठे थे, तो हमने उनको बोला कि आपके अपने बड़े भाई बहन से सुख नहीं होना चाहिए, तो बोले नहीं जी हमारा तो बड़ी बहन है, उसका हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है जी। आप यकीन करना 3-3.5 साल के बाद उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ गया, हमने अपनी सिस्टर और जीजा को पैसे दिए थे, वो पैसे हमें वापस नहीं कर रहे। उन्होंने उधार मांगा था 2 दिन के लिए और आज 2 साल हो गए हैं, वो पैसे वापस देने का नाम नहीं ले रहे। अब उनके यहाँ आना जाना भी खत्म हो गया है। बिल्कुल वही बात सामने आई है जो आपने बोली थी। ये इसका मतलब क्या है, ये मेरी सिर्फ नहीं रिसर्च, ये कुंडली के रिसर्च करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि जहां कहीं 4 ग्रह बैठेंगे, 5 ग्रह बैठेंगे, 6 ग्रह बैठेंगे, उस घर से जो रिलेटिव आएगा उसका बेड़ा गर्क करना ही करना है। ये रिसर्च है। अब इनकी बच्ची की पत्री में भी ये कॉम्बिनेशन था। तो आज आपने इस कार्यक्रम से क्या सबक सीखा कि जहां कहीं कुंडली में 4, 5 या 6 ग्रह बैठ गए वो कोई अच्छी बात नहीं है। उस घर से जो रिलेटिव आता है वो ज्योतिर्विद को पूछ ले, उस ज्योतिषविद से जान ले कि उस रिलेटिव के साथ उस व्यक्ति का रिलेशन कभी भी स्मूथ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, वाकई दर्शकों ये सारी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन सारी बातों के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होती है, हमें पता ही नहीं होता है। हम इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जो सही जगह होती है, जो सही प्लेटफॉर्म होता है, हम वहां पर नहीं जाते हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी की आंखें खोलना चाहते हैं, हम आप सभी को ज्योतिष के बारे में सही जानकारी देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने जीवन की समस्याओं से निजात पा सकते हैं आचार्य जी के मार्गदर्शन में आकर। अगर आप इसी तरह से आचार्य जी से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप जल्दी से बनवा सकते हैं जीवन सार अमृत कुंडली फल। जरूरी नहीं है दर्शकों जब आप फोन पे बात करेंगे तभी आपकी सारी समस्याओं का हल आपको मिलेगा। फोन पे बात तो करने के लिए आप हमेशा समय निकाल ही लेते हैं, लेकिन जब आप जीवन सार बनवाएंगे, अपनी जीवन सार बनवाने के बाद उस जीवन सार को नियमित तौर पर पढ़ेंगे और उसके बाद जो इसमें छोटे छोटे उपाय लिखे गए हैं उन उपायों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो बहुत ही कम हो गई हैं और साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां दस्तक देने लगी हैं। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम आचार्य जी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, हवन और यज्ञ के बारे में बात। मुझे याद है आपने भी कहा था कि मैं उत्तर से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं कि हवन यज्ञ कराने से कभी भी नुकसान नहीं होता। मैं ये कहना चाहता था, मैं सबसे पहले आप ही को पूछूंगा कि ऐसा क्यों, कि आपके मन में क्या चल रहा है? आचार्य जी, मैंने अक्सर ऐसा सुना है कि जब भी हम हवन यज्ञ कराते हैं तो उससे जो धुआं उत्पन्न होता है तो उस धुएं से कहीं ना कहीं जो पाप ग्रह होते हैं, जिन ग्रहों को हम बोल देते हैं राहु केतु हैं या कोई ऐसे ग्रह है, वो ग्रह उत्पन्न हो जाते हैं। और जब भी हम इन ग्रहों के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में तो डर ही रहता है ये ग्रह हमारा बुरा करते हैं। समझ गया मैं आपकी बात। देखिए एक बात जान लीजिए, जब भी कोई सुयोग्य ज्योतिर्विद या पंडित जी या ब्राह्मण आपके घर में हवन यज्ञ करता है तो उससे पहले एक नवग्रह पूजन होता है। नवग्रह पूजन में आपके थाली पर या आपके घर में आपके सिंहासन जो आपने बनाया होता है ग्रहों के लिए, वो आपको 9 के 9 ग्रहों को वहां विराजमान करवाते हैं। उस पंडित जी का यह कार्य होता है कि वो वहां देवलोक से आमंत्रित करके सबसे पहले गणेश भगवान को, उसके बाद आपके पितरों को, फिर आपके कुल देवी को या कुल देवता को, उसके बाद नवग्रहों को आमंत्रित करते हैं। उसमें राहु केतु तो वो उसी समय ही आमंत्रित कर लेते हैं, तो धुएं के द्वारा राहु केतु बहुत अधिक हावी हो जाते हैं, ऐसा नहीं। जब धुएं की बात शास्त्रों में लिखी गई है, खासतौर पर शास्त्र शब्द नहीं कहूंगा बल्कि जो रिसर्च बेस्ड जिसे किताब कहा जाता है, लाल किताब खासतौर पर जिसे कहा जाता है, उसमें धुएं का प्रतीक राहु को माना गया है जी। लेकिन कौन से वाला धुआं, ये भी समझने वाली बात है। हवन का धुआं नहीं जी, धूप का धुआं नहीं, अगरबत्ती का धुआं नहीं, बल्कि धुआं वो जो व्यसन के साथ संबंधित है, अर्थात भांग और नशे का, सिगरेट का धुआं, किसी भी प्रकार से जो स्मैक और इस तरह के चर्स, गांजा जैसे, अफीम जैसे जो नशे हैं उनसे संबंधित अगर कोई धुआं है, उसका राहु के साथ कनेक्शन है जी। हवन यज्ञ के रूपी जो भी धुआं घर में प्रज्वलित होता है उसका राहु केतु के साथ कोई संबंध नहीं होता है। आप ये बात ध्यान रखिए कि घर के शुद्धिकरण के लिए इन हवन का, इन घर में किए गए पाठ पूजा का बहुत विधान होता है। जो लोग ये कहते हैं कि हवन यज्ञ नहीं करना चाहिए, उनको ये पूछे कि फिर ये शास्त्र ऋषि मुनियों ने लिखे ही क्यों?
आप उन ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए शास्त्रों में से सूर्य से लेकर केतु तक के ग्रहों को तो ले लेते हो, क्योंकि लाल किताब जानते हो, लेकिन उनमें लिखे हुए मंत्रों को, उनमें लिखे गए रत्नों को, उनके लिखे गए विधियों को, उनके लिखे गए सात्विक रेमेडीज को आप नहीं मानते हो। तो यह बात आपको खुद भी जहन में लानी चाहिए कि आप उन शास्त्रों के मर्म को समझें। जब आपने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो आपको पहला फरमान तो यही लिख दिया कि आपने भगवान की पूजा नहीं करनी है। जिसने संसार, उस कायनात को बनाया, अगर उसका पूजन नहीं करेंगे, उसको प्रसन्न करने के लिए, घर के शुद्धिकरण के लिए हवन नहीं करेंगे, तो फिर निश्चित तौर पर आप इतने बड़े एहसान फरामोश हो जिससे परमात्मा आपको निश्चित तौर पर दंड अधिकारी बनाएगा। आप पूर्ण तौर पर सावधान रहें। ऐसे जो भी लोग आपको गाइड करें, बिल्कुल उनकी किंवदंतियों को सुनने की जरूरत नहीं है। हवन यज्ञ करें, लेकिन विधि विधान से। गलती कहां होती है कि एक तरफ आप हवन कर रहे हैं और दूसरी तरफ फोन पर है, दूसरी तरफ फोन पर ये लगे हाँ वो माल भेज दो, और इधर से हवन में, सामग्री में, कुंड में आप अपने तरफ से आहुतियां डाल रहे हैं, तो फिर उस हवन का फायदा नहीं मिलता। अर्थात जब आप हवन कर रहे हो पूरी तरह से अपने घर में सात्विकता का माहौल रखें, धार्मिकता का माहौल रखें, ध्यान रखें कि आपको परमात्मा का पूजन करना है। निश्चित तौर पर आपके कार्य सिद्ध होंगे। बिल्कुल आचार्य जी, वाकई आपकी सारी बातों से मेरे जो सवाल थे वो उन सभी का मुझे जवाब मिल गया है, और दर्शकों इसी तरह से आपके जहन में भी जो सवाल उत्पन्न हुए होंगे हवन यज्ञ को लेकर, वो सारे के सारे सवाल इस वक्त आपको उनका जवाब मिल चुका है। अगर दर्शकों इसी तरह से बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हैं और आप भी ऐसे ही सवालों से घिरे हैं, तो इस कार्यक्रम को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि आप जिस भ्रम में जी रहे हैं उस भ्रम से आप बाहर निकले और वास्तविकता को पहचाने। और दर्शकों इसी तरह से चलिए, अब वक्त भी हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन करते हैं वादा कल फिर होगी मुलाकात, जहां हम फिर से लेकर आएंगे इसी तरह की बातों का बहुत सारा ज्ञान और आपकी समस्याओं का समाधान। जाने से पहले आचार्य जी